हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक नए एस्से के साथ आए हैं, एक जो ये बीपीएससी में पूछा भी गया है। तो एस्से है आज, इस पे हम लोग बात करेंगे। आगे नाथ न पाछू पगहा, बिन बिना छान के कूदे गधा। ये जो है ये लाइन आप लोग देख रहे हैं। आगे नाथ न पाछू पगहा, बिना छान के कूदे गधा। ये काफ़ी प्रचलित है और आप लोग गाँव सब में सुने होंगे भी कि इसका मतलब सेंस क्या होता है। थोड़ा बहुत ज़रूर आपको एक अनुभव होगा। तो इसका मेरा ये जो एस्से को बताने का समझाने का मेन पर्पस ये है कि जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो उनको लाभ हो जाएगा कि कैसे लिखना है, उनको कंटेंट मिल जाएगा एक बढ़िया। और दूसरा, जो नहीं भी तैयारी करते हैं वो जीवन में एक व्यवहारिक ज्ञान के लिए बहुत ज़रूरी है कि नहीं। ये बीपीएससी जो एस्से को शामिल किया है अपने सिलेबस में, ये वाकई में एक बहुत बेहतर इनिशिएटिव है उसका, है कि नहीं। और वो भी किया है कि ऑप्शन की जगह पे कर दिया है। तो बहुत मतलब बेहतर कदम है। तो चलिए हम सीधा बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, आगू नाथ न पाछू पगहा, बिना छान के कूदे गधा। आप लोग अगर जानवर देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे कि आगे एक नाथ लगा हुआ रहता है। नाथ में नाक में छेद करके उसको बांधा रहता है, उसके गला में पट्टा से, है कि नहीं। उसका तो पगहा एक रहता है जिससे खुट्टा में उसको बांधा जाता है। और छान जैसे दो, अगर मान लो कोई गाय है सपोजेड, तो उसको अगर हम दूहते हैं वो लेताड़ टाइप का मारता है, पीछे वाला पैर फेंकता है। कई कई जानवर ऐसे होते हैं कि पीछे वाला वो पैर से मारेगा, तो उसको उस स्थिति में दोनों पैर को एक रस्सी से बांध दिया जाता है, उसको हम छान बोलते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये जो एक सामान्य अर्थ है, अगर हम जानवर के संदर्भ में समझेंगे, है कि नहीं, तो इसका मतलब क्या है। जानवर के संदर्भ में एक रस्सी को हम बोध कर रहे हैं। ये जो है बंधन जो है, देखिए ये है तो नाथ पगहा छान, ये सब क्या है, सब एक बंधन है। बंधन मतलब एक रस्सी के रूप में जो है, जिससे हम जानवर को कंट्रोल करते हैं। अगर ये सब चीज़ों, ऐसे कई जानवर ऐसे होते हैं कि मतलब उस पर ऐसे नियंत्रण नहीं रखा जाए, नहीं उसको नाथा जाए, नहीं उस पर पगहा बांधा जाए, नहीं छाना जाए, तो अनियंत्रित हो जाएंगे, वो आदमी के जो है नियंत्रण में नहीं रहेंगे, है कि नहीं। तो इसलिए उसको ऐसा किया जाता है। लेकिन इसका हम व्यापक अर्थ समझेंगे, इसी प्रकार से आदमी पर भी लागू होता है। कई आदमी में इसको नाथना पड़ता है, पगहा लगाना पड़ता है, छानना पड़ता है, मतलब रस्सी से नहीं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट होते हैं उसके द्वारा, है कि नहीं। नहीं तो उसका विकास नहीं हो पाता है, या फिर समाज में उन्माद लाता है, अराजकता फैलाता है। तो इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे कि इसका क्या रिलेवेंट है कि नहीं। तो सामान्य अर्थ में तो इसको हम एक पैरा में बता देंगे कि इसका सामान्य अर्थ अगर जानवर के संदर्भ में देखा जाए, है कि नहीं, तो ये नाथ पगहा छान जो है उसको जानवर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो अनियंत्रित हो जाएगा और वही बिना छान के कूदे वाला गधा वाली स्थिति हो जाएगा। तो ये तो हम एक पैरा में बता देंगे सामान्य अर्थ में जानवर के संदर्भ में। दूसरा, इसको हम व्यापक अर्थ में बताएंगे, जो इसका वास्तविक अर्थ है और जो वास्तविक हमको जानना चाहिए, है कि नहीं, जो इसका रिलेवेंट बहुत व्यापक है, उसके संदर्भ में कहेंगे। तो ये बिना नियंत्रण के अव्यवस्था को दर्शाता है कि अगर कहीं पे नियंत्रण नहीं है कि नहीं, तो वहाँ पे जो व्यवस्था हो जाएगी वही हो जाएगी कि आगे नाथ ने पीछे पगहा, बिना छान के कूदे गधा वाली स्थिति हो जाएगी, है कि नहीं, अगर नियंत्रण नहीं है तो। ये आत्म अनुशासन को दर्शाता है कि अगर आत्म अनुशासन नहीं है, कर्तव्य में निष्ठा नहीं है कि नहीं, तो स्थिति कैसी हो जाएगी, आगे नाथ ने पाछू पगहा और बिना छान के कूदे गधा। तो इस तरह की स्थिति जो है हो सकती है। अब आगे हम इसी प्रकार से आगे बात करते जाएंगे। तो इंद्रियों पर मन का नियंत्रण न हो, जैसे जो व्यक्ति है उसके इंद्रियों पर, जैसे आँख पर, सोचने पर, है कि नहीं, तो इंद्रियों पर अगर मन का नियंत्रण नहीं हो तो अनुशासनहीन हो जाता है, वो आलसी हो जाता है, दुराचारी हो जाता है कि नहीं। वो जो है एक तरह से गलत व्यवहारों में संलिप्त हो जाता है कि नहीं। अब जो व्यक्ति अनुशासनहीन रहेगा, आलसी रहेगा, है कि नहीं, दुराचारी रहेगा, वो जीवन में कभी तरक्की कर सकता है क्या, है कि नहीं। तो जीवन में तरक्की करने के लिए, बढ़िया बेहतर मनुष्य बनने के लिए, मानव बनने के लिए, है कि नहीं, इंद्रियों पर मन का नियंत्रण होना काफ़ी ज़रूरी है कि नहीं। तो ये भी एक पैरा में हम बता सकते हैं इसको। इसी प्रकार से हम अब हर स्थिति को, जितना भी हम इसे बताए हैं पॉइंट, इसको आप एक एक पैरा में, जब ऐसे लिखिएगा तो इसको आप एक पैरा लिख सकते हैं, लेकिन आपके पास जो है इतना कंटेंट हो जाएगा
है कि नहीं। जब उसको डिस्क्राइब कीजिएगा, बढ़िया से उसको विश्लेषण कीजिएगा, तो एक पैरा बन जाएगा आराम से। इसे हम फिर, और उसको आपको हर कड़ी को जोड़ना है, मतलब इसी प्रकार, है कि नहीं। या फिर उपरोक्त लोकोक्ति के संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि, है ना, इस प्रकार से आप जो है उसको एक कनेक्टिंग वर्ड लिख करके इसको आप हर पैरा को जोड़ते चले जाइएगा। तो इसी प्रकार हम बात करेंगे इस पर, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये तीनों के बीच जो है आपस में नियंत्रण ना हो, है कि नहीं। ये तीनों जो है एक नियम के, संविधान के अंतर्गत बंधे होते हैं। अगर संविधान के दायरे से बाहर जाकर एक काम करने लगे तो उस देश में क्या हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगा। इसीलिए कहीं कहीं पे आप सुनते होंगे तख्ता पलट हो गया। जैसे हमारा देश पाकिस्तान पड़ोसी है बगल में, हमारे देश के जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान है, या अभी देखिए म्यांमार की स्थिति है, वहाँ पे तख्ता पलट हो गया है। पाकिस्तान में हमेशा होते रहता है। या और भी कई ऐसे अफ्रीकन कंट्री हैं, एशिया के भी कई कंट्री हैं जहाँ पे हमेशा जो है एक तरह से कह सकते हैं गृह युद्ध और तख्ता पलट की स्थिति बनी रहती है। तो ऐसा इसलिए होता है कि वहाँ पे एक नियंत्रण वाली व्यवस्था नहीं है। कोई संविधान के नीचे जो है, यानी संविधान के अंतर्गत सब कोई काम नहीं कर रहा है, तभी ऐसा स्थिति हो सकता है। अगर भारत में भी कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के बीच आपस में नियंत्रण नहीं हो तो क्या हो जाएगा, अराजकता हो जाएगा। अगर मान लिया जाए कि विधायिका ऐसी कानून बनाएगी जो संविधान के अनुरूप है ही नहीं, है कि नहीं, और न्यायपालिका उसके खिलाफ अगर निर्णय देती है, उसको मानने के लिए सरकार तैयार ही नहीं हो, है कि नहीं। कार्यपालिका, विधायिका जो है तो एक भारत में एक तरह से कह सकते हैं कि एक ही तरह का पार्ट है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, मिनिस्टर वगैरह, वो विधायिका के ही सदस्य होते हैं। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे तकरार हो जाएगा। और तो इसलिए न्यायपालिका में कह सकते हैं कि यहाँ पे पावर दिया गया है न्यायाधीशों को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, कि अगर कोई कानून बनाती है सरकार, है कि नहीं, जो संविधान के अनुरूप नहीं है, तो उसको न्यायपालिका निरस्त कर सकता है, नल एंड वाइड कर सकता है कि नहीं। और ऐसा कई बार किया भी गया है। और आगे जो है उसमें कई बार वो एक अलग इशू हो जाएगा फिर, है कि नहीं। तो आप इस प्रकार से जो है इसके बारे में बता सकते हैं। इसी प्रकार से हम चुनाव आयोग के संदर्भ में बताएंगे कि अगर चुनाव आयोग जो है इसे चुनाव करवाती है तो आदर्श आचार संहिता लागू कर देती है। आदर्श आचार संहिता का मतलब हो गया कि अगर जो चुनाव के अनुकूल यानी कि उसके प्रतिकूल व्यवहार करे, उस पर बहुत कड़ा एक्शन लेती है चुनाव आयोग, है कि नहीं। तो उस स्थिति में हर कोई को जो है चुनाव आयोग द्वारा जो आदर्श आचार संहिता लागू किया जाता है उसके अनुरूप ही कैसे वोट मांगना है, कहाँ प्रचार करना है कि नहीं करना है, रैली कहाँ करना है, सब आदेश लेके करना होता है। और क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, आप जाति धर्म के नाम पे वोट नहीं मांग सकते हैं, ये सब बहुत सारे प्रोविज़न है उसके, है कि नहीं। तो उन सारे प्रोविज़न को लागू करना होता है और उसी के अनुसार चुनाव करवाया जाता है। अगर हाँ कुछ उसमें उलटफेर थोड़ा बहुत होता है, कुछ वैसे बाचाल नेता होते हैं जो कुछ अलग उटपटांग टाइप के बोलते रहते हैं, है कि नहीं। तो उन सारी चीज़ों को हमको यहाँ पे ऐड नहीं करना है ना। आपको ये बताना है कि यहाँ पे चुनाव आयोग भी जो है अपने नियम कायदे के अनुसार एक आदर्श आचार संहिता जारी करती है और उसी के अनुसार फिर जो है चुनाव करवाया जाता है। तभी इतने बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में, आप भारत का संदर्भ दे सकते हैं कि जो है लोकतंत्र काफ़ी दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है कि ना, और आने वाले दिनों में और मजबूत होगा, है ना। तो ये बता सकते हैं चुनाव आयोग के संदर्भ में, एक पैरा इसमें निकल जाएगा। अगला है प्रशासन के क्षेत्र में बताइएगा। अगर प्रशासन के क्षेत्र में अगर मान लें जो प्रशासनिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति हैं, जो भी एसपी, डीएम और भी तमाम तरह के पदाधिकारी जो होते हैं, अगर वो अपना पावर का दुरुपयोग करने लगे, है कि नहीं, तो क्या होता है उसमें अफसरशाही बढ़ जाता है कि नहीं। अफसरशाही बढ़ जाता है तो क्या होता है, जनता का काम नहीं होता है कि नहीं। इसीलिए उसको नियंत्रण करने के लिए ऊपर नेता बैठा हुआ रहता है। वो बोलता है जनता हमको वोट देती है, अगर जनता का काम नहीं हुआ तो तुमको जो है किक दबाएंगे, है कि नहीं। तो ऊपर से नेता फिर जो है किक दबाता है, तो जो अफसर लोग है बकबकाता है थोड़ा, है कि नहीं। तो यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक नियंत्रण की स्थिति होती है कि नहीं। जो अधिकारी लोग होते हैं उसके ऊपर भी दबाव होता है कि हमको काम करना है, और काम किसके लिए करना होता है, उसको अल्टीमेटली जनता के लिए करना होता है। क्यों करना होता है, क्योंकि जनता के माध्यम से ही जो सरकार चुनी जाती है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है। तो अल्टीमेटली जिम्मेवार जो है जनता के प्रति ही होता है। तो एक तो ये हो गया, अफसरशाही बढ़ जाएगा अगर नियंत्रण नहीं होगा, तो वही आगे नाथ न पीछे पगा वाली स्थिति हो जाएगी, बिना छांग के कूदे गधा। फिर ये लोग जो है काफ़ी एक तरह से शोषण करेंगे लोगों का। दूसरी बात और क्या हो जाएगा, एक पक्ष तो ये हो गया कि अफसर लोग जो है मतलब तानाशाह टाइप के हो जाएंगे।
दूसरी बात, अराजकता की स्थिति फैल जाएगी। अगर जो मत्स्य न्याय की भावना, मत्स्य न्याय मतलब जो बड़ा मछली है वो छोटा मछली को खा जाए, यानी समाज में अगर कोई दबंग टाइप का आदमी है और वो कमज़ोर आदमी को दबा दे, कमज़ोर आदमी को मार दे, है कि नहीं, तो इसको हम कहते हैं मत्स्य न्याय है ये, है कि नहीं। जहाँ पे बाघ और बकरी दोनों एक घाट पे पानी पिए, वहाँ पे हम कहेंगे कि बिल्कुल नियंत्रण वाली स्थिति है। उसको हम आज के संदर्भ में एक सभ्य समाज कहते हैं, है कि नहीं, कि जहाँ पे सबको बराबर का दर्जा दिया गया है, सब कोई स्वाभिमान के साथ हर कोई जी रहा है। तो ये जो है प्रशासन के क्षेत्र में ऐसा होगा। अगर मान लें कि वहाँ पे नियंत्रण नहीं हो तो मत्स्य न्याय की भावना बढ़ेगी। मत्स्य न्याय का मतलब यहाँ पे आप डिस्क्राइब करके बताइएगा कि इस स्थिति में समाज में जो दबंग टाइप के लोग होंगे, जो बाहुबली टाइप के लोग होंगे, वो कमज़ोर लोगों को दबा सकते हैं, उनको जो है मारपीट कर सकते हैं, बहुत तरह से शोषण किया जा सकता है उसका, है कि नहीं। इसलिए नियंत्रण आवश्यक है। आगे हम बताएंगे परिवार में अभिभावक का नियंत्रण। अगर जिस परिवार में कोई मालिक स्ट्रिक्ट नहीं है कि नहीं, हर कोई अपने मर्जी का है, देखिए वो परिवार ज़्यादा दिन जो है टिक नहीं सकता है। अगर संयुक्त परिवार है तो वहाँ वो टिकाऊ नहीं होगा। अगर संयुक्त परिवार नहीं भी है तो फिर भी प्रतिदिन पति पत्नी में कलह होगा, बाप बेटा में कलह होगा, सास पुतोह में जो है झगड़ा होगा, क्योंकि वहाँ पे नियंत्रण वाली स्थिति नहीं है। नियंत्रण होने का मतलब ये होता है कि एक तरह से आप या तो दो स्थिति हो सकता है, या तो नैतिकता के आधार पर नियंत्रण हो सकता है, या तो जो एक सामाजिक रूल रेगुलेशन है उसके आधार पर हो सकता है। तो यहाँ पे नियंत्रण आवश्यक है। अगर नियंत्रण नहीं होगा तो फिर क्या होगा, वहाँ पे विवाद का स्थिति क्रिएट होगा, परिवार टूट सकता है कि नहीं, या उसका जो उत्थान होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। इसके अलावा फिर अगर हम प्राचीन इतिहास के संदर्भ में बात करें, है कि नहीं, तो प्राचीन जिसे मौर्य वंश का स्थायित्व बहुत दिनों तक शासन क्यों कर पाया, इतना बड़ा साम्राज्य क्यों फैला पाया, इसलिए फैला पाया कि चाणक्य के विचारों का एक दूरदृष्टि था। किसके पास, चंद्रगुप्त मौर्य के पास एक नीति दिया कि आपको इस नीति के आधार पर विदेश नीति पर कैसा होना चाहिए, जनता के प्रति आपका नीति कैसा होना चाहिए। तो ये जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि बिना जो आगे नाथ ने पीछे पगा, बिना छान के कूदे गधा वाली स्थिति नहीं थी, है कि नहीं। वहाँ पे एक नियंत्रणकारी चीज़ें था, और जब नियंत्रण में चीज़ें था तो हर चीज़ प्रॉपर तरीके से डेवलप करते गया, और शासन जो है धीरे धीरे क्या हो गया और मजबूत होता चला गया, है कि नहीं। अशोक के शासन आया तो और मजबूत हो गया, वो अपना विस्तार और किया। एक तरह से कहा जाता है कि अशोक अपने विस्तार का प्राकृतिक सीमा को प्राप्त कर लिया था, इसलिए फिर उन्होंने जो है धम्म की नीति अपना लेवल का युद्ध किससे करना है, पूरा तो सब जीत ही लिए हैं, है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है स्थिति कैसी थी, यानी किसी शासन को भी अस्थायित्व प्रदान करने के लिए इस तरह की स्थिति होना बहुत अनिवार्य है कि हम एक नियंत्रण की अवस्था में हो, है ना। अगर बिना नियंत्रण वाली व्यवस्था रहेगा तो ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता है कि नहीं। अगर लोकोक्ति के संदर्भ में कहा जाए तो उस तरह की व्यवस्था अगर होगी कहीं भी तो ज़्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं होगा, है कि नहीं। ऐसे हमारे इतिहास में भी कई ऐसे जैसे मराठा वंश आपस में ही लड़ करके जो है एक तरह से कह सकते हैं कि जब मुग़ल का अंत हुआ, मुग़ल अपने कह सकते हैं कि एकदम उसको क्या कहा जा सकता है कि जब वो अपना सत्ता ने उसका शक्ति कमने लगा तो ऐसा लग रहा था कि अब मुग़लों के खंडहर पर मराठाओं का शासन स्थापित होगा, लेकिन मराठाओं ने आपस में ही उलझ करके, है कि नहीं, अपने शक्ति को कमज़ोर कर लिया, और शक्ति को कमज़ोर करने का नतीजा ये हुआ कि फिर अंग्रेज़ लोग जो है यहाँ पे वर्चस्व स्थापित कर लिए, है कि नहीं। तो हम ये बिल्कुल दो तरीके से बता सकते हैं कि एक कैसे शासन मजबूत किया, जहाँ पे चाणक्य का दूरदृष्टि था, विचार था, जिसके आधार पे काम करके जो है शासन को मजबूत किया गया। वहीं दूसरी तरफ मराठा का उदाहरण बता सकते हैं कि जहाँ पे आगे नाथ ना पीछे पगा वाली स्थिति थी, है कि नहीं, तो वहाँ पे स्थिति जो है खराब हो गई और मराठाओं जो है भारत पे शासन करने से चूक गया, है कि नहीं। इसी प्रकार से मध्य काल में अगर हम बात करेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी का उदाहरण दे सकते हैं कि इसका जो बाजार नियंत्रण प्रणाली था वो काफ़ी सख्त था। इस कारण करीब वो जो भी जितना दिन शासन किया उतना दिन तक महंगाई नहीं बढ़ा था, है कि नहीं। इसे बाजार नियंत्रण प्रणाली में था कि कोई अगर दुकानदार अगर कम तौलता है तो जितना वो कम तौला है उतना उसका मांस काट लो, है कि नहीं। तो इस तरह का बहुत सख्त कानून था, है कि नहीं। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि जहाँ पे नियंत्रण की स्थिति होगी वहाँ पे कोई भी सिस्टम जो है काफ़ी बढ़िया से सुचारू ढंग से कार्य करेगा।
इसी प्रकार से आगे हम और बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे। यदि जीवन लक्ष्यहीन हो, जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं हो, है कि नहीं, तो वही स्थिति कह सकते हैं ना कि आगे नाथ न पीछे पगा, बिना छान के कूदे गधा वाली स्थिति हो जाएगी। आपको करना क्या है कुछ पता ही नहीं है कि नहीं। एक इस पे हम जो है एक लाइन लिख सकते हैं यहाँ पे, कब तक चलेगा राही बिना मंजिल की राहों में, कब तक चलेगा राही बिना मंजिल की राहों में, कुछ हासिल ना होगा खो जाएगा मिट्टी की पनाहों में, है कि नहीं। तो यहाँ पे इस तरह का लाइन हम जो है ऐड कर सकते हैं। जैसे कई बार देखे होंगे कई बच्चे ऐसे होते हैं कि बस 4 दिन पढ़े, फिर उसके बाद फिर नहीं अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी चीज़ पढ़ लेते हैं, कभी ये नहीं पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे, कभी इस चीज़ का तैयारी नहीं करेंगे इस चीज़ का करेंगे, वो कोई चीज़ का तैयारी नहीं कर पाता है। इसी प्रकार से कई दुकानदार होता है, कभी फलाना चीज़ का दुकान खोलेगा, कभी चिराना चीज़ का दुकान खोलेगा, वो कहीं भी जो है सक्सेस नहीं होता है। तो जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, वो करना क्या है कि नहीं। अगर आप लक्ष्यहीन हैं, ऐसे भटक रहे हैं, तो जीवन में भटकते रह जाइएगा और लास्ट में फिर पछताइएगा कि अरे शायद ये कर लेते, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ पे जो है एक लक्ष्य के अनुसार और उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है, तभी जो है जीवन में आप उन्नति पा सकते हैं, तरक्की पा सकते हैं, है कि नहीं। यही सब चीज़ व्यवहारिकता आपको सीखने के लिए मिलता है। इस ऐसे से जो है आपके अंदर एक कह सकते हैं कि ऊर्जा का संचार होता है कि हमें करना क्या सही है क्या गलत है कि नहीं। यानी एक किताबी ज्ञान से परे एक व्यवहारिक ज्ञान की ओर जो है हमें सिखाने का के लिए प्रेरित करता है ऐसे। तो ऐसे का जो पार्ट है हमको लगता है सबको, एक जो 6-7 क्लास का बच्चा है उसको भी ऐसे वगैरह ये सब पढ़ना चाहिए, या उसको ऐसा वीडियो दिखाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, जिससे वो गलत राह पे डिस्ट्रैक्ट ना हो, है कि नहीं, रास्ता सही पकड़े रहे और सही काम करते रहे। इसी प्रकार से आगे हम उदाहरण देंगे 3 विचारकों का, कि एक ही कालखंड में 3 विचार आए, जैसे बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और आजीवक दर्शन। ये तीनों अपने एक तरह से कह सकते हैं समकालीन दर्शन है, तीनों एक ही काल के, मैंने कि 100-150 साल के अंदर में तीनों का जो है दर्शन मिला है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन ये दोनों जो है आचरण, अनुशासन, ज्ञान, कर्म आदि पर जोर दिया कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से जो है आपको, और कर्म पे जोर दिया कि आपको कर्म तो किसी भी स्थिति में करना ही चाहिए, है कि नहीं, भूत और भविष्य से परे होकर करना चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि कर्म जो है निष्फल होता ही नहीं है। तो ये सब चीज़ों पर ये जो है दर्शन जब जोर देता है तो लोगों के अंदर, उससे जो लोग प्रभावित होते हैं उनके अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है और वो पूरी शिद्दत से, पूरे मेहनत से काम करते हैं। और इसीलिए जो है जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन आज भी जो है रिलीवेंस बना हुआ है, आज भी लोगों के लिए, लोगों के दिल में जगह है और लोग इसे अपनाते हैं। इस जब ज़्यादा समस्याओं में पड़ते हैं, अपने बहुत विचारों में उनके अंदर वेरिएशन होता है और लगता क्या करें क्या नहीं करें, तो इन सब दर्शनों से जब परिचित होते हैं, दर्शन को पढ़ते हैं, तो उनका जो है एक मार्ग खुलता है कि अच्छा हमको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो आज भी हमको एक तरह से कह सकते हैं कि हमको एक मार्गदर्शक के रूप में जो है जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन कार्य कर रहा है। वही आजीवक दर्शन जो था, है कि नहीं, वो विलुप्त हो गया, उसका कोई नामो निशान तो है ही, लेकिन उसको फॉलोअर नहीं है कि नहीं। फॉलोअर क्यों नहीं है? वो जो है भाग्यवादी दर्शन था, यानी कि उसका कहना था कि भाई जो होना है वो होगा, तुम कुछ करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो तुम्हारे किस्मत में लिखा हुआ है। इससे आदमी क्या होगा, जब जो आदमी किस्मत को लेके बैठ जाएगा वो तो निकम्मा बन जाएगा, है कि नहीं। बढ़िया काम कर सकता है क्या वो, है कि नहीं। इसके जो कह सकते हैं कि आजीवक दर्शन के जो देने वाले थे, यानी इसका जो जनक थे, वो मखली घोषाल थे। ये आपको पॉइंट जानना चाहिए, पीटीटी में पूछ लेगा कभी। तो इसका जो दर्शन था कैसा था, व्यक्ति को कर्मोन्मुख ना करके कर्म विमुख कर दिया। ये जो है बोला कर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, जो भाग्य में होगा, है कि नहीं। तो यानी स्थिति क्या हो गया, नाथ और पगा दोनों की कमी होगी, ना उसके पास समझिए कोई नियंत्रण ही नहीं है व्यक्ति पर। तो जो है अंतहीन राह का भटका हुआ मुसाफिर बन गया, है कि नहीं। कहाँ जाना है क्या करना है कुछ पता ही नहीं है। तो इस तरह के दर्शन जो है फ्लॉप हो गए, आज उसका कोई फॉलोअर नहीं है, लेकिन हाँ आज भी ऐसे निकम्मे लोग पड़े हुए हैं कि वो फॉलोअर हैं, लेकिन भले इसको फॉलो नहीं करते हैं कि हम आजीवक दर्शन को फॉलो करते हैं, लेकिन हाँ उस तरह के बिहेव करते हैं। कई लोग ऐसे आपको समाज में आसपास में मिल जाएंगे जो चीज़ों को भाग्य भरोसे नहीं छोड़ देते हैं कि जो होगा जो देखा जाएगा। यार अरे भाई, होगा जो देखा जाएगा नहीं, करना पड़ता है। आप अगर कर्म कीजिएगा तो बेकार जाएगा ही नहीं, है कि नहीं।
आप नहीं तो अगर कर्म नहीं कीजिएगा तो अंतहीन राह का भटका हुआ एक मुसाफिर बन जाइएगा, है कि नहीं। आप अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाइएगा। और जाहिर सी बात है, कर्म व्यक्ति जो नहीं करता है वो घोर दुखी होता है कि नहीं, वंचनाओं का शिकार हो जाता है फिर। तो इसलिए कर्म किसी, चाहे परिस्थितियाँ जैसी हो, आपको कर्म करना ही चाहिए, है कि नहीं। आप निकम्मों की तरह बैठ करके अपना समय, अपना जीवन बर्बाद नहीं करिए। और कर्म अगर कोई काम नहीं है तो आप किताबें पढ़िए, अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखिए, है कि नहीं। समाज में कुछ रचनात्मक कार्य कीजिए, पेड़ लगाइए, गरीबों की कुछ, अगर जो आपसे ज़्यादा लाचार है, हेल्पलेस है, उसकी मदद कीजिए, सेवा कीजिए। और भी बहुत तरह के कार्य हो सकते हैं, है कि नहीं, सिवाय कि आप दिन भर बैठ के क्रिकेट देख रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, गप्पा लड़ा रहे हैं। तो ये सारे जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाग्यवादी दर्शन के फॉलोअर ही हैं, है कि नहीं, आप प्रत्यक्ष रूप से, कि अपने काम के प्रति सक्रिय नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। स्वयं को, ये जो लोकोक्ति है कि नहीं, आगे नाथ न पीछे पगहा, बिना छान के कूदे गधा, ये जो लोकोक्ति है, इस स्वयं को स्वयं से परिचित कराने की ओर इशारा करता है कि नहीं। अगर हम स्वयं को नहीं पहचान पाएंगे कि हम क्या हैं, तो हमारी स्थिति क्या हो जाएगी, वही आगे नाथ न पीछे पगहा, बिना छान के कूदे गधा वाली स्थिति हो जाएगी, है कि नहीं। कोई आता पता नहीं रहेगा कि हमको कहाँ जाना है, क्या करना है। इसलिए हमको स्वयं से परिचित होना चाहिए कि हम हैं कौन, हमारे अंदर कितनी ऊर्जा है, हम क्या क्या कर सकते हैं। इस पर विचार करना काफ़ी आवश्यक है कि नहीं। जो स्वयं को पहचाने बगैर हम बिना छान के गधे वाली स्थिति में आ सकते हैं, यानी छोटी छोटी समस्याओं में बहुत ज़्यादा दुखी रहेंगे। जैसे कहानी है, इसको कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति था, वो काफ़ी परेशान था। तो उसके दोस्तों ने पूछा कि भाई इतना परेशान क्यों हो। तो बोला कि मेरा जूता जो है काट रहा है। जूता काटने का मतलब वही जब छोटा वोटा होता है तो गड़ता है। तो बोला मेरा जूता बहुत काट रहा है। तो बोला भाई जूता बदल लो, जूता इसमें काट रही, कोई समस्या की बात थोड़ी है, दूसरा जूता पहन लो, खोल दो इसको। बोला नहीं नहीं खोलूँगा, मैं ऐसे ही बहुत परेशान हूँ, मेरी पत्नी बीमार है, मेरी बेटी का शादी उस व्यक्ति से हो गया है जो पियक्कड़ है, जुआरी है, तो मैं ऐसे ही बहुत परेशान हूँ। तो उसके दोस्त ने पूछा कि अच्छा तुम, जब पत्नी बीमार है, तुम्हारी बेटी का शादी ऐसे व्यक्ति से हो गया है जो जुआरी है, पियक्कड़ है, तो उसका फिर ये जूता से क्या संबंध है कि नहीं, जूता तो खोल दो। तो उन्होंने नहीं, संबंध है। मेरा जो है दिन भर ध्यान जो है अपनी पत्नी पर या बेटी के बारे में ना सोच करके, है कि नहीं, मेरा ध्यान जूता में बटा हुआ रहता है, जूता काट रहा है, जूता काट रहा है। तो हम परेशानी, छोटी समस्याओं इसी में रहते हैं, जूता काट रहा है। और जब मैं शाम में जाता हूँ घर पे, जूता खोलता हूँ तो थोड़ा मुझे कुछ देर के लिए बहुत सुकून मिलता है, मुझे सुख मिलता है कि नहीं। तो उसके दोस्तों ने कहा बड़ा बड़ा अजब स्थिति है। तो यहाँ पे वही हुआ कि आपका पैर में दर्द है, आप खिचड़ी खा रहे हैं, है कि नहीं। आप कह रहे हैं पैर का दर्द ठीक हो जाएगा। अरे भाई पेट खराब होता है तब खिचड़ी खाया जाता है, ना कि पैर में दर्द होने पर खिचड़ी खाया जाता है। तो उसी प्रकार से जो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनका समस्या काफ़ी छोटा होता है या अलग होता है, और उसका इलाज अलग करते हैं, समस्या का समाधान तक नहीं पहुंच पाते हैं, है कि नहीं। इसलिए समस्याओं के समाधान तक पहुंचने के लिए आपको एक नियंत्रण वाली अवस्था, नियंत्रण वाली स्थिति अपनाना होगा, है कि नहीं। आप एक नियंत्रणकारी जो है अवस्था में आइएगा, तभी जो है आपका समस्या का रियल पहचान हो पाएगा, तब उसका इलाज हो पाएगा। जैसे आज कोई बड़े बड़े बीमारी जो हो रहे हैं, कैंसर वगैरह ये सब, तो हमारा विज्ञान क्या कर रहा है, बहुत बड़े पैमाने पे उसका जांच परीक्षण करने पर नए नए तकनीकों से हम कैसे उसका इलाज कर सकते हैं, इस पर काम कर रहा है, ना कि उसका दूसरा इलाज कर रहा है। कैंसर इलाज है और उसको जो है ऑपरेशन अथी कर रहा है, मतलब और भी अलग टाइप का ट्रीटमेंट है वो कर रहा है, तो उसे थोड़ी बात है। इसलिए आपको स्वयं को पहचानना होगा, स्वयं से पूछना होगा कि हमारी समस्याएं क्या हैं, हमारा समाधान क्या हो सकता है। अगर इन सब चीज़ों से आप परिचित हो जाते हैं, जान जाते हैं, खुद को जान जाते हैं, तो 90% समस्याएं ऐसे ही समाप्त हो जाती है कि नहीं, फिर समस्याएं रहती नहीं हैं। ऐसे भी एक दार्शनिक का कहना है कि जो दुख होता है, दुख होने से ज़्यादा दुख को सोचने में लोग ज़्यादा दुखी है, कि ऐसा होगा तो, ऐसा नहीं हुआ तो। भाई कुछ मत सोचो, काम करो, पूरा नियंत्रण के साथ जो है काम करो, है कि नहीं। आगे है स्वयं के, ये जो लोकोक्ति है स्वयं के विरुद्ध स्वयं की प्रेरणा या ताकत को दर्शाता
है कि नहीं। यानी कहने का मतलब है कि हमको स्वयं के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा देता है ना। यानी कि हम अपना जो अपना शत्रु बाहर देखता है वो स्वयं अपना शत्रु है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि नहीं। कि कोई व्यक्ति जो है खुद की कमियों को नहीं देख रहा है कि हम खुद में कैसे सुधार करें, खुद में हम कैसे अच्छा करें, और वो बाहर देख रहा है कि मेरा तो विनाश ये किया, मेरा तो सत्यानाश फलाने किया, हमको तो लॉस वो करवा दिया। अरे भाई, तुम्हारा दूसरा कोई लॉस कोई नहीं करवाया है। तुम जो भी लॉस तुम्हारा हुआ है उसके लिए तुम खुद जिम्मेवार हो। और जो व्यक्ति ये मान लेता है, वो कौन है वो मानता वही व्यक्ति है जो आत्मविश्लेषण करता है, आत्म अवलोकन करता है और आत्म सुधार करता है कि नहीं। तो इस तरह के प्रवृत्ति वाले लोग वो अपनी गलतियों से सीखते हैं और गलतियों को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं, और जब आगे बढ़ जाते हैं तो फिर सफल हो जाते हैं। इसलिए हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए वो स्वयं के विरुद्ध संघर्ष का होना चाहिए। और यही चीज़ ये लोकोक्ति भी बता रहा है कि आप जो है आगे नाथ न पीछे पगहा वाली स्थिति में मत रहिए, नहीं तो बिना छान के कूदे गधा वाला स्थिति हो जाएगा फिर, है कि नहीं। समझ रहे बात को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा। इस पर एक पैरा आप आराम से लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो इसी प्रकार से हर पॉइंट पर आप एक पैरा जो है बनाइएगा, आप 1000 वर्ड में लिख दीजिएगा इस लेख को, है कि नहीं। इसी प्रकार से हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में बात करेंगे। तो खास करके जैसे 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें हमको वांछित सफलता नहीं मिली। यानी कि हम वांछित सफलता का मतलब हमने टारगेट रखा था कि जो है अंग्रेज़ों को भगा देंगे यहाँ से, वो भाग नहीं पाए, है कि नहीं। वो और मजबूत हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हमारी जो स्थिति थी आंदोलन में नेतृत्वकर्ता का अभाव था। यानी कहने का मतलब है कि वही आगे नाथ में पीछे पगहा वाला स्थिति था। इसे हुआ क्या था कि जो विद्रोह होना था 1857 में, वो एक निर्धारित तिथि था, शायद मई महीना था, है कि नहीं। लेकिन उसके 1 महीना पहले ही जो है मतलब कहने का आंदोलन शुरू हो गया। यानी जब हम तैयारी पूरा कर नहीं पाए और उसके पहले ही लड़ाई शुरू हो गया, तो उस स्थिति में क्या हुआ कि हम पिटते गए, है कि नहीं। हम एक होकर के नहीं लड़ पाए, है कि नहीं। जैसे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बिहार, सभी जगह विद्रोह अलग अलग टाइम पे हुआ और अंग्रेज़ों ने अलग अलग जो है उसको दबा दिया। हाँ, उसके भी बहुत सारे लॉसेस हुए, वो भी काफ़ी परेशान हुआ अंग्रेज़ों को, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, उससे वो सीख लिया और फिर नियंत्रणकारी कई कानून लाए जिससे फिर कंट्रोल कर लिया वो, है कि नहीं। कई इस प्रकार से जनजातीय आंदोलन भी हुए, जैसे कोल विद्रोह हुआ, संथाल विद्रोह हुआ, मुंडा विद्रोह हुआ। तो वो भी एक तरह से कह सकते हैं कि एक पूर्णतः रणनीति के साथ नहीं किया गया, है कि नहीं। और अंग्रेज़ों ने अपने ताकत के दम पे उस आंदोलन को भी दबा दिया। वहीं जब गांधीवादी चरण आता है तो वहाँ पे एक व्यापक सफलता मिलता है और भारत को फिर आज़ादी मिलती है। तो इसमें क्या था कि एक तय कार्यक्रम के अनुसार हमने जो है काम किया, है ना। हमारा एक रणनीति था कि हमको करना क्या है। गांधी जी का था सत्याग्रह आंदोलन करना कब है, कब हमको बंद करना है, कब हमको शुरू करना है। ये जब मतलब एक नेतृत्वकर्ता मिल गया पूरे देश को, है कि नहीं। और एक नेतृत्वकर्ता मिलने से कई प्रकार के नेतृत्वकर्ता का उभार हुआ और अंततः फिर देश हमारा जो है आज़ाद हुआ। तो ये हम बता सकते हैं कि जहाँ पे आगे नाथ न पीछे पगहा वाली स्थिति थी, तो हमें सफलता मिलने से हम वंचित रह गए। लेकिन जैसे ही हमको गांधी जैसे नेतृत्वकर्ता मिल गए, है कि नहीं, तो हमने वो स्थिति जो है स्थापित कर ली और भारत को आज़ादी मिला, है कि नहीं। तो ये लोकोक्ति के संदर्भ में भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको भी आप लिख सकते हैं एक पैरा के रूप में। इसी प्रकार से आगे हम बात करेंगे कि अब जितना ये सब जो पॉइंट बताया आपको, है कि नहीं, ये तो एक बताया कि आगे नाथ न पीछे पगहा, बिना छान के कूदे गधा, यानी नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। इस पर हम बात की। अब है कि हम इसके कुछ विलोम में बात करेंगे, इसे कुछ प्रतिकूल स्थिति में बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो लोकोक्ति है हर परिस्थिति में सत्य है, ऐसा नहीं है कि नहीं। मैंने सत्य नहीं है, ये गलत भी हो सकता है लोकोक्ति। इसका भी उदाहरण है। जैसे कई बार ये जो है बंधन, पाबंदी, अंकुश मैंने वही नियंत्रण व्यक्ति के विकास में बाधक हो जाते हैं। उस पर अगर ज़्यादा पाबंदी लगा दीजिएगा तो उसका जो एक विकास है ना, वो अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए देखिए भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट का प्रोविज़न किया गया है कि एक व्यक्ति को जो है उतना ज़्यादा दबाना नहीं है, उसको उतना ज़्यादा नियंत्रण नहीं करना है जिससे उसका जो एक विकास है वो रुक जाए, है ना, अवरुद्ध हो जाए। उसका व्यक्तिगत विकास होना चाहिए, उसके व्यक्तिगत विकास को पूरा ख्याल रखा गया है, पूरा ध्यान रखा गया है कि नहीं, फंडामेंटल राइट में। और ये
उम्मीद किया जाता है कि नहीं। इसे जो व्यक्ति देखिए फंडामेंटल राइट को बढ़िया से जानेगा समझेगा तो वो अपने बच्चों के लिए भी उतना लिबरल हो सकता है कि नहीं, समाज के लिए भी उतना लिबरल हो सकता है। यानी उस तरह के व्यक्ति जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि समाज में अमृत के समान होते हैं, समाज को बढ़िया उत्थान देते रहते हैं हमेशा, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम एक बात कर रहे हैं कि जो हर परिस्थिति में नियंत्रण अच्छा नहीं होता है, ये कभी कभी नैसर्गिक विकास के विरुद्ध होता है। नैसर्गिक माने आपका जो प्राकृतिक विकास होना चाहिए उसके विरुद्ध होता है और व्यक्ति के जीवन को सफ़र को मुश्किल कर देता है कि नहीं। तो आप यहाँ पे उदाहरण दे सकते हैं, जैसे अब मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति जो है प्रेम विवाह करना चाहता है, हर क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है, समझदार भी है, लेकिन फिर भी अगर उस पर नियंत्रण काफ़ी ज़्यादा है तो उसका जीवन का सफ़र जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तमाम भारत में जो है जोड़े हैं, कपल हैं जो काफ़ी बेहतर हैं, एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया है, लेकिन समाज का ऐसा दबाव है। हाँ, कुछ वैसे भी हैं कि जो हार्मोन्स की वजह से उनके अंदर एक ज्वार उत्पन्न हुआ और शादी करने के लिए या किसी कारण से जो है सेक्स करने के लिए एक दूसरे के साथ भाग गए, है कि नहीं। तो वो एक अलग स्थिति है, वहाँ पे नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है कि नहीं। लेकिन बहुत सारे ऐसी स्थितियाँ भी हैं कि जहाँ पे जाति, धर्म और भी बहुत सारे सामाजिक कह सकते हैं बंधन है, जिसके कारण वो अपना निर्णय नहीं ले पाते हैं और जिस कारण वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध होता है उनका विकास, उनका जो एक व्यक्तिगत विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है ना, वो बंधन की वजह से। कुछ हम इसमें उदाहरण ले सकते हैं कि थॉमस एडिसन का, इसके ऊपर बंधन नहीं था, है कि नहीं। से इन्होंने करीब 9,999 बार प्रयोग किया, ऐसा कहा जाता है कि थॉमस एडिसन जो है 9,999 बार ये अपना प्रयोग किए कि बल्ब बनाने के लिए। थॉमस एडिसन जो है बल्ब का उपयोग आविष्कार किए थे। तो अगर इन पर कोई नियंत्रण होता, क्या तुम इतना सिर्फ संसाधनों का बर्बादी कर रहे हो यार, है कि नहीं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, हटो हटो, तुम छोड़ो इसे काम। अगर इस प्रकार का उनके ऊपर बंधन होता, दबाव होता, तो शायद वो बल्ब का आविष्कार नहीं कर पाते, है कि नहीं। वो अपना प्रयोग जो है अनियंत्रित होकर किए, बाधा विहीन था दम, है कि नहीं। वो जितना मन किया, जब तक वो सफल नहीं हुए तब तक करते रहे, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो है अगर मान लीजिए उनके ऊपर अगर दबाव होता है तो कुछ ही असफल, जैसे अब हम बता रहे हैं कि वो 9,999 बार वो अपना प्रयोग किए, शायद हो सकता है कि 50-100 बार ही प्रयोग करते और सफलता नहीं मिलता तो उनको बंद करना पड़ता प्रोग्राम की, सब जो है फालतू के काम कर रहे हो आप, है कि नहीं। उसी प्रकार से देखिए कुछ मिसाइल प्रोग्राम जो भारत में चल रहा था अब्दुल कलाम के नेतृत्व में, तो 1-2 बार पहले फ्लॉप हुआ था, अच्छा नहीं हुआ, उन्हें सफल नहीं हुआ। तो कुछ लोग हो सकते हैं कि उन पर दबाव बनाए, लेकिन भारत सरकार का जो रणनीति था वैसा नहीं था, असफल हुए, कोई बात नहीं है, फिर से तैयारी कीजिए, फिर आगे जाके हम सफल हुए। तो ऐसा होता है, आप कोई प्रयोग कर रहे हैं और प्रयोग जो है बिना दबाव के कर रहे हैं, हो सकता है सफलता मिलेगा, लेकिन सफलता मिल जाएगा फिर, है कि नहीं। ऐसे हम उदाहरण दे सकते हैं, कई ऐसी लड़कियां हैं जो घर से बाहर निकल कर पढ़ने जा रही है, तो उस पर एक दबाव होता है, अगर उसको दबाव दिया जाए, उसको रोका जाए, तो हो सकता है वो अपनी जो क्षमता है उसका बेहतर विकास नहीं कर पाएगी। लेकिन उसको मिलता है अगर और बिना बंधन उसको हटा दिया जाता है और स्वतंत्र कर दिया जाता है कि तुम पढ़ो, जो करना है करो, तुम बिल्कुल तुम स्वतंत्र हो। वो आज नए नए कीर्तिमान लिख रही है, नए नए कीर्तिमान रच रही है। तो क्या है ये जो है हम किसी पे ज़्यादा बंधन बना करके अगर हम बोल दें कि नहीं नहीं लड़कियों को तो घर में ही रहना उचित है, वो उसको चूल्हा चौकी ही करना ज़्यादा बेहतर है, तो ये क्या होगा, एक बंधन वाली स्थिति है कि नहीं। तो उसको बंधनों से मुक्त करना जरूरी है वो, कि ताकि स्वतंत्र हवा में उड़ सके। हाँ, कुछ वैसे हैं कि जब स्वतंत्र हवा मिल जाता है उसको तो अपने हवा का गलत इस्तेमाल करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। आगे है रूसो का दर्शन की बात करें हम। रूसो का दर्शन यही कहता है कि बाधा विहीन समाज की कल्पना करता है। रूसो जो है कहता है कि भाई लोग स्वतंत्र पैदा हुए हैं, उन पर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए, नहीं तो उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है कि नहीं। वो जो है उनका यही मानना था, तो इसलिए हम रूसो का दर्शन भी ये जो है यहाँ पे एक उदाहरण के रूप में दे सकते हैं कि ये भी जो है बाधा विहीन समाज की बात करता है। वास्को डिगामा तो कोलंबस, जैसे वास्को डिगामा जो है भारत के समुद्री मार्ग का खोज की, कोलंबस जो है अमेरिका का खोज किया, है कि नहीं, समुद्री मार्ग का खोज किया। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये जो व्यक्ति हैं सब, अगर मान लिया जाए कि इन लोग को एक तरह से बाउंडेशन कर दिया था कि नहीं आप यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं, तो ये शायद ऐसा नहीं कर पाते जो इतने बड़े साहस वाला काम किए कि महीनों तक
नाव से समुद्र का भ्रमण करते हुए जो है पहुंच गए यहाँ तक, समुद्री मार्ग का पता लगा, लेकिन अच्छा इसलिए भी रास्ता है। कितना एक साहस वाला काम रहा होगा उस समय के लिए, है कि नहीं। तो इसलिए कहा जाता है कि हर भटकाव व्यक्ति को गुमनामी नहीं देता है, कुछ भटकाव जो है आदमी को मंजिल दे देता है कि नहीं। तो कभी कभी अगर आपको लगता है कि हम भटक गए तो भटक जाइए पूरे तरीके से, लेकिन हाँ वही है कि कर्म करते रहिए। भटकने का मतलब ये नहीं होता है कि शराब पी के पड़े हुए हैं, अरे हम क्या करें, दिन भर में 10 सिगरेट पी रहे हैं बिना मतलब। भटकाव का मतलब आप दौड़ना तेज कर दिए हैं फिर, है कि नहीं। आप जो है काफ़ी रनिंग आपका तेज हो चुका है कि नहीं। तो जाहिर सी बात है मंजिल तो मिलेगा ही फिर। तो इसी प्रकार से हम आगे अब अंतिम की ओर बढ़ रहे हैं ऐसे का। ये जो ऐसे है वो कर्म की प्रवृत्ति को दर्शाता है कि नहीं। मैंने कर्म की प्रवृत्ति के आधार पर अगर हम बात करें ऐसे के संदर्भ में, तो ये कहता है कि भूत और भविष्य से परे होकर निष्काम प्रवृत्ति पर जोर देता है। जैसे बुद्ध है, भागवत गीता है, ये जो है कहता है कि भाई कर्म करो, है कि नहीं। कर्म करोगे तो उसका फल कहीं जाता नहीं, मिलेगा ज़रूर, है ना। ये जो है बंधनों से मुक्त होकर के, ना कि बंधन में, बंधनों से मुक्त होकर के काम करने की बात करते हैं। निष्काम, निष्काम मतलब जहाँ पे कामना वासना नहीं हो। कामना वासना समझते हैं ना, यानी कि कोई लड़का लड़की, यानी कहने का तो जहाँ पे सेक्सुअल मैटर नहीं हो, सिंपल बात ये है कि नहीं। तो निष्काम प्रवृत्ति पे जोर देता है। निष्काम अगर आप रूप से काम करते हैं तो आपको जीवन में सफलता मिलेगा, जरूर मिलेगा। बिना कुछ सोचे काम कीजिए, यानी कि आप बंधनों से मुक्त होकर काम कीजिए। दूसरी तरफ कह रहा है कि ये जो जब तक आपके अंदर आत्म अनुशासन नहीं है, तय रणनीति नहीं है, तब तक आपका कार्य सिद्धि नहीं होगा। इसलिए आप एक तरह से हमें उस लोकोक्ति की ओर इशारा कर रहा है कि अगर आपके ऊपर नियंत्रण नहीं है कि नहीं, आगे नाथ न पीछे पगहा है, तो फिर आपका स्थिति कैसा हो जाएगा, बिना छान के कूदे गधा वाला हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे नियंत्रण की बात कर रहा है। अब यहाँ पे भ्रामक स्थिति हो जाता है कि अच्छा हमको कैसा रहना चाहिए, नियंत्रण में जीना चाहिए या फिर बिना नियंत्रण के मुक्त होकर जीना चाहिए, हम कैसा किस स्थिति में जिए। तो एक भ्रामक स्थिति हमारे सामने प्रतीत होता है, लेकिन अगर हम बहुत सूक्ष्मता से विश्लेषण करते हैं उसका, तो हमें सत्य प्रतीत होता है कि नहीं, दोनों स्थिति बेहतर है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो स्वतंत्रता की बात कर रहा है, निष्काम प्रवृत्ति से काम करने की बात कर रहा है, एकदम बंधन रहित जो है होकर काम करने की बात कर रहा है। एक अगर एक समझदार व्यक्ति है, एक जिम्मेवार व्यक्ति है, वो गलत ट्रैक पे जाएगा ही नहीं, उसके लिए वो बिना बंधन मुक्त ही जो है वो आगे ज़्यादा सफल होगा। लेकिन एक निकम्मा है जो काम ही नहीं करना चाहता, जैसे एक बच्चा जो नटखट टाइप का है कि नहीं, तो उस पर तो कंट्रोल करना जरूरी है ना। जैसे समाज में एक अच्छे व्यक्ति हैं जो किसी का बुरा नहीं करते हैं, उन पर बंधन लगाने की क्या ज़रूरत है, वैसे ही अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कोई खूब वृक्षारोपण कर रहा है, गरीबों को मदद कर रहा है कि नहीं, तो उस पर कोई नियंत्रण, पुलिस प्रशासन को उस पर कोई नियंत्रण करने की आवश्यकता है नहीं है। लेकिन कोई चोर है, लुटेरा है, डकैत है, बदमाश है, तो उस पर नियंत्रण आवश्यक है। इसलिए दोनों अपने अपने जगह पे क्या है, सही। हम इसको जस्टिफाई करेंगे कि अपने अपने जगह पे दोनों सही है, दोनों स्थिति बेहतर है कि नहीं। और लास्ट में हम इन कंक्लूजन निष्कर्ष बता देंगे कि नियंत्रण हो परंतु आत्मवंचना या कठोरता की प्रवृत्ति नहीं हो, है कि नहीं। हम जो है अगर किसी भी व्यक्ति पे, समाज पे अगर हम नियंत्रण की बात करें तो नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन आत्मवंचना और कठोरता वाली प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए। सब कोई टीचर है तो एक तो हुआ कि भाई से भीम क्या बोलते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, वो बोलते थे कि स्कूल ऐसा होना चाहिए जहाँ बच्चा एकदम बिल्कुल जब उसको मन करे तो पढ़े, नहीं मन करे तो चले जाए, तो इस प्रकार का होना चाहिए, है कि नहीं। एक है कि बच्चा अगर नहीं आया तो घर से खींच करके लाओ उसको, और उसको जो है, पहले मेरे पापा बोलते हैं कि हम लोग जब स्कूल नहीं जाते थे तो स्कूल का जो कुछ बच्चा को भेजा जाता था घर पे, और टीचर भी आता था और घरवा से खींच के ले जाता था, और खींच के ले जाके वहाँ रेगनी के कांटा होता था, उस पर लेटा देता था, ऊपर से मारता था हड़ा खड़ा के एकदम पूरा। तो स्थिति काफ़ी बच्चा का जो है एकदम डरा हुआ रहता था, है कि नहीं। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं आत्मवंचना वाली स्थिति। ऐसा स्थिति नहीं होना चाहिए कि एकदम मार के कूट के पढ़ाएंगे तुमको। एक नियंत्रण होना चाहिए कि हाँ ठीक है पढ़ो, उसको अंदर एक हम बेहतर ऊर्जा का संचार करेंगे, वो एक अलग इशू है, लेकिन हम उस पर कठोरतम प्रवृत्ति नहीं अपनाएंगे। लक्ष्य हो परंतु अपर्याप्त, माने अप्राप्त मतलब होता है दुर्लभ या ना मिलने वाला लक्ष्य। ऐसा नहीं होना, हम लक्ष्य बना ले कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे, अरे भाई हम कहाँ से बन सकते हैं, हम भारत के नागरिक हैं,
हम अमेरिका के राष्ट्रपति कैसे बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। तो वैसा लक्ष्य नहीं लेना है जो हम कर ही नहीं सकते, अपने आप को भाप करके लक्ष्य तय करना है कि हम क्या कर सकते हैं, है कि नहीं। और उसके बाद अगर हम ऐसा करते हैं कि लक्ष्य जो है बिना भापे हम लक्ष्य बना लेते हैं, तो हमारा ऊर्जा जो क्या होता है वो व्यर्थ में जाता है। हम जो काम करते हैं वो हमारा एक तरह से कह सकते हैं व्यर्थ हो जाता है कि नहीं। तो ये पूरी स्थिति है कि आदमी को जो है एक संतुलन की स्थिति में होना चाहिए, है कि नहीं। कहाँ पे कितना नियंत्रण करना है, ये समय और परिस्थिति के अनुकूल होना चाहिए, है कि नहीं। और नहीं तो वही फिर जो व्यक्ति कोई व्यक्ति अगर मान लिया जाए कि असभ्य है, बर्बर है, तो उस पर नियंत्रण होना आवश्यक है। नहीं तो वो आगे नाथ न पीछे पगहा और बिना छान के कूदे गधा वाली स्थिति में रहेगा और समाज में भी अराजकता फैलाएगा। तो ऐसे व्यक्ति के लिए वो ज़रूरी है, लेकिन एक सभ्य व्यक्ति के लिए ज़रूरी नहीं है नियंत्रण। तो हम आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप लोगों का।